Hello children, how are you all? Today we are going to start a new chapter of physics, that is force and pressure, chapter number 11. I have already sent the assignment in which I have explained the few important points, and I expect you to read the chapter from page 141 till page 146. In the chapter force and pressure, let us first understand what is force. Whenever we are pushing or pulling anything, then we are applying the force on that particular object. हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने ड्रॉर को खींचते हैं तो आप उसको पुश कर रहे हैं, या ड्रॉर को वापस अपनी जगह पर अंदर डाल रहे हैं, देन यू आर पुशिंग इट. अगेन, when you're in this picture, you're seeing a man is pushing the car. Sometimes we pull, sometimes we push to apply the force. Now, force not only has magnitude, it also has direction. फोर्स को हम कैसे नापते हैं, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट होता है न्यूटन. फॉर एग्जांपल 30 न्यूटन फोर्स, यानी कि वो उसका मैग्नीट्यूड है. और डायरेक्शन हम बताते हैं जब हम उसको एरो से इंडिकेट करते हैं. तो किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, उसी डायरेक्शन में हम वो एरो को बनाते हैं. दैट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. यानी कि फोर्स के दो पैरामीटर्स हैं, एक तो डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड. ठीक है. सेकेंड थिंग, नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट फोर्स इज़ ऑलवेज अप्लाइड बाय इंटरेक्शन. जब भी हम किसी चीज़ को या हम कभी डोर को खोलना चाहते हैं तो हमको डोर को पकड़ के या तो पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा. अपने आप तो डोर नहीं खुलेगा. तो इसको हम बोलते हैं कि वी हैव टू इंटरैक्ट विद द डोर बाय टू मेक इट ओपन. और भी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमको इंटरैक्ट करना ही पड़ता है, इन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड. नाउ व्हाट इज़ रिजल्टेंट और नेट फोर्स. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में देर आर टू पर्सन्स हु आर अप्लाइंग द फोर्स इन वन डायरेक्शन. मान लीजिए आप अकेले इस कबर्ड को घुमाना चाह रहे थे या आगे बढ़ाना चाह रहे थे, बट यू कुडंट, आप नहीं कर पाए. तो यू आस्क्ड फॉर अ हेल्प फ्रॉम अनदर पर्सन. उस पर्सन ने आपकी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो क्या होगा, ये कबर्ड आगे हिल जाएगी. मगर अगर आपने अपने फ्रेंड को बोला कि नहीं, तुम दूसरे डायरेक्शन से भी फोर्स लगाओ, सेम फोर्स अगर वो आदमी दूसरे डायरेक्शन से लगाएगा तो हो सकता है ये कबर्ड हिले ही ना, क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स ये भी लगा रहे हैं दूसरे डायरेक्शन से. तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हुआ, ज़ीरो हो गया. और या तो ये कबर्ड हिलेगी नहीं, अगर इसका फोर्स ज़्यादा होगा तो वो कबर्ड इस डायरेक्शन में हिल जाएगी. यस. तो हम इसको और अच्छे से समझने के लिए आई हैव मेड वन इन दिस शीट. आई हैव मेड दिस इज़ फोर्स 1 या F1. ये इसका जो एरो का लेंथ है वो बताता है इसका मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन. ठीक है. और जिस डायरेक्शन में हमने इसको बनाया है वो उसका डायरेक्शन बताता है. F2 है, इसकी लेंथ इससे बड़ी है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि F2 इज़ ग्रेटर दैन F1. ओके. नाउ इफ़ F2 इज़ ग्रेटर दैन F1, और ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ वन ऑब्जेक्ट जिस पर F2 और F1 दोनों फोर्स लग रहे हैं. they are in the same direction. F2 and F1 are in the same direction. You can see in this. So here the net force will be F1 plus F2. But if I put F2 in the opposite direction, which is greater force, and F1 in the opposite direction, which is a smaller force, then the net force will be F2 minus F1. ठीक है.
So this we studied about the direction and the magnitude of the force. Now we also studied how the net force is acting, the resultant force is acting. Now you can see a picture, one more example how the resultant force is acts is the game of tug of war. इसमें क्या होता है कि जिस टीम का फोर्स ज़्यादा होता है वो टीम रोप को अपनी डायरेक्शन में लेकर जाती है, एंड देन दैट इज़ द विनर. मगर इमेजिन करो कि ये दोनों टीम्स एक ही जैसा फोर्स लगा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? The rope will not move at all. Why? Because the resultant force will be 0. F1 will be equal to F2 and that are acting in the opposite direction. So the net force will be F1 minus F2, that is equal to 0. यानी कि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा और रोप अपनी जगह पर रहेगी. But if F1 is more than F2, यानी कि रेड वाली टीम का फोर्स ज़्यादा है पिंक वाली टीम से, तो क्या होगा? The rope will go towards the red, in the direction of red force applied by the red team, and that team will be the winner. So this is how we calculate the net force acting on a body. Now we will study about the effects of force. What are the effects? मतलब force के क्या क्या effects होते हैं, वो क्या क्या cause कर सकता है. The first thing it causes is makes a stationary object move. मतलब कोई भी चीज़ रुकी हुई है, अगर उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करने लगेगी. येस और नो? लाइक यू किक अ फुटबॉल, इट स्टार्ट्स, अ स्टेशनरी फुटबॉल स्टार्ट्स मूविंग. या आपने एक ग्लास ऑफ वाटर को उठाया, द ग्लास ऑफ वाटर has changed the position, it starts not starts moving, but it changes the position. That means you move the body from the rest. This is the first effect of the force. The second effect of the force is force can change the speed of the moving object. For example, a goalkeeper stops the football. जैसे गोलकीपर के पास एक फुटबॉल आती है, वो उसको स्टॉप करता है, वो अपना हाथ लगाता है फुटबॉल पर और वो फुटबॉल या तो स्टॉप हो जाती है या उसकी स्पीड धीमी हो जाती है. तो that is also the effect of the force. It can change the speed of the moving body. Here in this you can see the picture. Then third effect is it can change the direction of the moving object, direction of motion. For example, जब कोई बैट्समैन के पास कोई बॉल आती है और वो इसको हिट करता है, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, the direction of the ball changes because the batsman applies the force on the moving ball. So the direction of the moving object also changes. Same is the case of in the badminton. जैसे ही शटलकॉक आप बैडमिंटन के प्लेयर के पास आती है, वो फोर्स लगाता है बैडमिंटन प्लेयर अपने रैकेट से उस शटलकॉक पे, और शटलकॉक का डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाता है. Now it also brings a change in the state of motion. For example, अगर कोई चीज़ चल रही है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं फोर्स लगा के, या हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. तो ये दोनों चीज़ें इसके अंडर में आती हैं कि इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. द फोर्थ इज द फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जैसे कि कोई स्पॉन्ज की बॉल है या स्पॉन्ज है, उस पर आप अगर अपने हैंड से उसको आप स्क्वीज़ करते हो, आप फोर्स लगा रहे हो, तो स्पॉन्ज का जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगा. या इसी तरह एक रबर बैंड ली हमने और रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया, तो रबर बैंड का भी जो शेप है वो चेंज हो जाता है. दिस इज़ द फोर्थ इफेक्ट. द फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. Then another one, describing the force. I have already described you how to make a force in the form of arrow. तो हम force को एक arrow के form में represent करते हैं, और arrow की length से हमको उसके magnitude का अंदाज़ा हो जाता है in comparison to other arrows, कि वो उससे बड़ी है, ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है. लाइक ये दो एरोज़ हैं F1 और F2, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एरो बड़ी है,
और इसलिए F2 इज़ ग्रेटर देन F1, मगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है और इससे हमें पता चलता है कि दोनों का डायरेक्शन एक है, ठीक है। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मेनली हम फोर्सेस को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ फोर्स तभी वर्क करते हैं जब तक वो किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आए। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम फ्रिक्शनल फोर्स ही पढ़ेंगे, उसको आप इलेबोरेट ढंग से हम तभी पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है कि जब दो सर्फेसेस के बीच में मोशन हो तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है जो कि मोशन के अगेंस्ट होता है। दैट फोर्स इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। वो हमेशा, फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल ली और बॉल को आपने स्लाइड किया धीरे से फ्लोर के ऊपर, तो बॉल थोड़ी दूर चलेगी और थोड़ी देर बाद वो बॉल रुक जाती है। ये जो बॉल रुकती है वो क्यों रुकती है? वो इसीलिए रुकती है क्योंकि बॉल के सरफेस जो कि टच हो रहा है फ्लोर से, उन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है जो कि उसके मोशन के अगेंस्ट वर्क करता है, उसके मोशन को स्टॉप करने में वर्क करता है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और क्योंकि ये कांटेक्ट के साथ ही आता है, उसी पर लगता है जिस पे ये कांटेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। दूसरा फोर्स है मस्कुलर फोर्स। जैसे आप अपना स्कूल बैग लिफ्ट करते हो या फुटबॉल को किक करते हो, आप फोर्स अप्लाई करते हो, ये आप अपने मसल्स से ये फोर्स अप्लाई करते हो, इसीलिए इसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। या जो एनिमल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे हॉर्स कार्ट में हॉर्स यूज़ करते हैं, कैमल कार्ट में कैमल यूज़ करते हैं, वो भी अपने मसल्स की फोर्स यूज़ करके ही आगे पुश करते हैं कार्ट को। That all these are muscular force and they come into play only when they are in contact with other object. इसीलिए frictional force और muscular force they are contact forces. अब हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं, हम ध्यान से ये पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें हमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जब भी खड़े होते हैं, ग्रेविटी या अर्थ की ग्रेविटी सबसे कॉमन है। ग्रेविटेशनल फोर्स में अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या होता है। हम अर्थ की ग्रेविटी में खड़े होते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर उछालो या ऊपर फेंको तो वो अर्थ के ऊपर अट्रैक्ट होकर गिर जाता है, उसमें उसको कांटेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बिना कांटेक्ट के भी उसको फोर्स लगता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है एंड इट इज़ द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल्स everything towards itself. Okay, it is the force of attraction between the particles of matter. The magnitude of this force depends on the masses of the two objects. जितने ज़्यादा huge masses होंगे दोनों objects के, उतना ज़्यादा ये force होगा and this is a kind of force of attraction. और जितना ही डिस्टेंस इनका कम होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना ये फोर्स कम होता जाएगा। सो नाउ कम्स द वन मोर कॉन्सेप्ट इन दिस इज द वेट। वेट क्या होता है? वेट is the Earth's gravitational, it is the measure of the Earth's gravitational force on an object. हम पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है वो ही हमारा वेट होता है, क्योंकि अर्थ बड़ी है। हम और अगर हम यही वेट हम अपना मून पर चेक करेंगे तो हमारा मून पर वेट 1/6 हो जाएगा, हमारा मून पर वेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मून अर्थ से काफ़ी छोटी है। इसी तरह अगर हम अपना वेट जुपिटर पे नापेंगे, मेजर करेंगे, तो जुपिटर पे हमारा वेट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर पे हमारा मास, जुपिटर का मास अर्थ से बहुत ज़्यादा है।
इसीलिए हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा और हमारा वेट भी बढ़ेगा. अब व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस which is used for measuring the Earth's gravitational force on the object. Now सेकेंड फोर्स जो कि नॉन कॉन्टैक्ट है वो है मैग्नेटिक फोर्स. आपने मैग्नेट्स पढ़ा है क्लास 7th में. जब मैग्नेट्स किसी भी चीज़ को किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, वो भले ही दूर हों, कांटेक्ट में ना हो, तो भी उनके ऊपर एक फोर्स लगता है. इसीलिए हम इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. ये जो पिक्चर बनी है यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेट आयरन स्क्रैप मतलब जो आयरन का जो जंक यार्ड है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो उसमें वेस्ट मटेरियल्स में आयरन को अलग करने के लिए, आयरन या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं. वो सारी चीज़ें उससे चिपक जाती हैं और हम इसको दूसरी जगह ले जाकर इसको हम गिरा देते हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. दूर रहकर भी हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं. दैट इज़ कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ये आपने क्लास 7th में अच्छे से मैग्नेट चैप्टर पढ़ा है और आपने इसको एक्सपीरियंस भी करवाया है. मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी आपसे कराए थे. लास्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा पहले, नॉट इन साइंस बट ऐसे ही किया होगा कि आपने कभी प्लास्टिक कोम को या प्लास्टिक स्केल को अपने ड्राई हेयर से रब किया होगा और बिट्स ऑफ पेपर को उठाने की कोशिश की होगी उससे. तो आपने देखा होगा कि वो बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे जो पेपर के पीसेस हैं, वो उससे स्टिक हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि कोम के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है. तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है कोम के ऊपर, इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग in the form of attracting small substances, and this force by which it is attracting is called electrostatic force. This is also a non contact force. इसमें contact में आने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही force लगता है. So up till now, please children read the chapter carefully. कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए तो अंडरलाइन करिए उसको, उसकी मीनिंग समझिए और बुक में पेंसिल से नोट डाउन करिए, ताकि आप दोबारा अगर उसको रीड करें तो आपको समझ में आ जाए कि वो क्या एग्जैक्टली उसकी मीनिंग है. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज you can write it down somewhere in the copy, and whenever we are having the doubt session, please उसको पूछिए, ask those questions, and I want every child of class 8 to ask questions. Okay, now all the best and try to read the chapter. Thank you, Vidya.